जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग अशोक के अभिलेखों के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो अशोक के अभिलेख को जानने से पहले हम ये जाने कि अभिलेख है क्या। प्राचीन काल में शासकों के द्वारा अपने आदेश को पत्थर पर, दीवार पर या धातु के टुकड़ा पर लिखवाने की जो कला थी, उसी कला को हम अभिलेख कहते हैं। अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिन्होंने अभिलेख जारी किया और अभिलेख के माध्यम से शासन करने की परंपरा शुरू की। अशोक ने अभिलेख के माध्यम से शासन करने की परंपरा यूनान से सीखा था। अभिलेख का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में की जाती है, उस शाखा को हम एपिग्राफी कहते हैं। और अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वान को एपिग्राफिस्ट कहते हैं। भारत के पहले एपिग्राफिस्ट हॉल्ट जैक थे, जो जर्मनी के थे। अब चर्चा करते हैं अशोक के अभिलेख को। तो अशोक जो मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे, इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच था। चूंकि इनका साम्राज्य बहुत विशाल था, जो अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और असम के कामरूप से लेकर समुद्र किनारे गुजरात तक फैला हुआ था। इतने बड़े राज्य में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने आदेशों को, अपने कानून को पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ा खंभा पर लिखवाकर राज्य के विभिन्न स्थानों पर उन्होंने करवा दिया। तो अशोक के अभिलेखों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। मतलब अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। मन में प्रश्न होगा, शिलालेख क्या है? तो आप जानते हैं शिला का मतलब होता है पत्थर। शिला का मतलब होता है पत्थर। तो अशोक ने अपने आदेश को पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पर लिखवा दिया। तो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पर लिखाए गए या लिखवाए गए आदेश को हम शिलालेख कहते हैं। अशोक के शिलालेख को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। शिलालेख के 2 वर्ग हैं। एक है बृहत शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख। बृहत का मतलब हो गया बड़ा और लघु का मतलब हो गया छोटा। कुछ बृहत शिलालेख मतलब बड़े शिलालेख, लघु शिलालेख मतलब छोटे शिलालेख। यह दोनों अलग अलग बातें हैं। बृहत शिलालेख, इसकी संख्या 14 है, लेकिन यह 8 स्थान से मिला है। बृहत शिलालेख, इसकी संख्या 14 है, लेकिन यह 8 जगहों से मिला है। मन में प्रश्न होगा कि अशोक की अभिलेख बृहत शिलालेख कहां कहां से मिले हैं? तो अशोक के बृहत शिलालेख शहबाजगढ़ी, जो पेशावर में है, मानसेहरा हजारा में है, कालसी देहरादून, गिरनार जूनागढ़, जो गिरनार की पहाड़ी के पास है, धौली, जो उड़ीसा के पुरी जिला से मिला है, जौगढ़, जो उड़ीसा के जंगम जिला से मिला है, एरागुडी, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला से मिला है, और सोपारा, जो महाराष्ट्र के थाने जिला से मिला है। यदि आप कंपटीशन के छात्र हैं, पीसीएस एग्जाम देना चाहते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि वहां राज्य के बारे में पूछा जाता है कि किस राज्य से अशोक के बृहत शिलालेख नहीं मिला है। तो मेरे साथ ध्यान देंगे, ये जो पेशावर है वह पाकिस्तान में है। अशोक के बृहत शिलालेख
एक ऐसा है जो पाकिस्तान से मिला है और पाकिस्तान के पेशावर से। दूसरा मनसेहरा हजारा, यह जम्मू कश्मीर में है। याद रखेंगे। एक मिला आपका J&K जम्मू कश्मीर। देहरादून यह उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड। जूनागढ़ ये हो गया आपका गुजरात में। ओडिशा मतलब ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर अशोक के बृहद शिलालेख कहां कहां से मिला है, तो आप लेंगे जम्मू से, उत्तराखंड, ओडिशा, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। कहने का अर्थ कि इस बृहद शिलालेख इसकी संख्या 14 है जो 8 जगहों से मिली है। और किन किन राज्य से मिली है, तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 5 ऐसे राज्य हैं वहां से मिला है। उस पर लघु शिलालेख इसकी संख्या 13 है। यह कहां कहां से मिला है, तो रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, गुर्जरा जो मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है, सासाराम जो बिहार में है, उसके बाद भाबरू कहे तो या बैराट कहे तो भाबरू शिलालेख यह राजस्थान के जयपुर में है, मास्की या मस्की यह तेलंगाना के रायचूर से मिला है, ब्रह्मगिरी यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग या चितलदुर्ग, ब्रह्मगिरी यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग या चितलदुर्ग से, यहां खास करके चितलदुर्ग ही ज्यादा अच्छा है। उस पर सिद्धपुर यह भी कर्नाटक के चितलदुर्ग से ही मिला है जो ब्रह्मगिरी से लगभग 1 किलोमीटर बगल में है। उसके बाद जटिंग रामेश्वर यह भी कर्नाटक के बगल में ही ब्रह्मगिरी के पास मिला है। उसके बाद एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में मिला है। उसके बाद गोबी मठ यह मैसूर मतलब वर्तमान कर्नाटक में है। उसके बाद पालकी गुंडू यह गोबी मठ के पास है, मतलब यह भी कर्नाटक में है। और राजलमंडीरी यह भी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है। और अहरौरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। तो यहां हम अगर लघु शिलालेख की बात करें तो अशोक के लघु शिलालेख सबसे ज्यादा किस राज्य से मिला है, तो हम यहां देख रहे हैं कर्नाटक से मिला। 5 अब आते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ को अंग्रेजी में पिलर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं खंभा। और खंभा मतलब ऐसा, स्तंभ हिंदी में खंभा, अंग्रेजी में पिलर। तो अशोक ने अपने शासनकाल में कुछ लंबे लंबे खंभा पर भी अपने आदेश को लिखवा दिया और उसे राज्य के विभिन्न जगहों पर लगवाने का काम किया। तो अशोक के जो स्तंभ लेख है इसकी संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है, लेकिन यह मात्र 6 जगह से मिली। संख्या 7 है लेकिन मिला है 6 जगह से। पहला दिल्ली टोपरा, मतलब पहले टोपरा में था। दिल्ली के एक राजा हुए थे फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के थे। यह टोपरा से उखड़वा करके दिल्ली में जाके करवा दिए। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पहले टोपरा में था, दिल्ली के ही बगल में है। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से उखड़वा कर दिल्ली में ले आया। उसके बाद दिल्ली मेरठ, पहले जो स्तंभ लेख था वह मेरठ में था, उत्तर प्रदेश के मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से उखड़वाकर इसे दिल्ली में ले आया। उसके बाद लौरिया और अलीराज यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। लौरिया नंदनगढ़ यह भी बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद रामपुरवा यह भी बिहार के चंपारण में है। और प्रयाग, प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था। पहले प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहां था, कौशाम्बी में था, लेकिन मुगल सम्राट अकबर ने इसे कौशाम्बी से उखड़वा करके इलाहाबाद के किला में लगवा दिया। इन स्तंभ लेख में एक बहुत बड़ी खासियत है, एक बहुत बड़ी बात है।
कि अशोक के जो 7 अभिलेख हैं उन 7 अभिलेखों का वर्णन संक्षिप्त मात्रा में दिल्ली टोपरावाला में किया गया है। उसके बाद स्तंभ लेख को भी 2 वर्ग में बांटा गया है, एक बृहत स्तंभ लेख, एक लघु स्तंभ लेख। मतलब बृहत और एक लघु। लघु स्तंभ लेख 5 जगहों से मिला है। पहला सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, दूसरा सारनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में है, तीसरा कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, चौथा रुमिंदेई जो नेपाल की तराई में मिला है, पांचवा निगली सागर जो नेपाल की तराई से मिला है। तो ये अशोक के स्तंभलेख हैं। स्तंभलेख 7 हैं जो 6 जगह से मिला है। बृहत स्तंभलेख 6 हैं, लघु स्तंभलेख 5 हैं। और अभिलेख का जो तीसरा कैटेगरी था वो है गुहालेख। गुहा या गुफा अशोक अपने शासनकाल में अपने कुछ आदेशों को या बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने के लिए कुछ गुफा का निर्माण कराया था। उसी गुफा में अपने आदेश को इन्होंने लिखवा दिया, तो गुफा में लिखवाए गए आदेश को हम गुहालेख के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी खासियत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक के शासन काल में जो गुहालेख लिखवाए गए वह गुहालेख बिहार के गया जिला के में बराबर की पहाड़ी में 3 और एक बिहार के गया जिला में ही नागार्जुनी श्रेणी में। ये गुहा कौन कौन है, गुफा कौन कौन है? तो सुदामा गुफा, कर्ण की चौपर गुफा, विश्व की झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा। इन सारे गुफाओं को अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया ताकि गुफा में बरसात के समय में रहकर अपने आपको सुरक्षित रख सके। अब मन में एक प्रश्न होगा कि अभिलेख के माध्यम से शासन करने वाला भारत का पहला शासक अशोक था, तो अशोक के अभिलेख को किसने खोजा, कब खोजा, किसने पढ़ा, कब पढ़ा? तो आपको बता दें कि अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में टिफेन थलर महोदय ने किया था। ब्रिटिश नागरिक थे और आप जानते हैं कि 1750 ईस्वी में भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो 1750 ईस्वी में टिफेन थलर महोदय ने अशोक की अभिलेखों की खोज की। लेकिन अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय, अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक पदाधिकारी, टकसाल उस स्थान को कहते हैं जहां पर सिक्का की ढलाई होती है, तो टकसाल के एक पदाधिकारी थे जेम्स प्रिसेप। इन्होंने ही 1837 ईस्वी में अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख को पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख की खोज किया 1750 में टिफेन थलर ने, और अशोक के अभिलेख की खोज 1837 में जेम्स प्रिसेप महोदय ने किया। एक और महत्वपूर्ण बात कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, लगभग अभी तक 40 अभिलेख की जानकारी मिली है पुरातत्व शास्त्रियों को या पुरातत्व विभाग को। तो भारत अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें से अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। याद रखेंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख को प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अधिकांश कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जिसकी भाषा तो प्राकृत ही है लेकिन उसकी लिपि ब्राह्मी के अलावे कुछ और है। मन में प्रश्न होगा, तो और किन किन लिपियों में लिखा गया है? तो अशोक के अभिलेख को ब्राह्मी लिपि के अलावे खरोष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक को हम यूनानी भी कहते हैं, तो खरोष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक इन लिपियों में भी लिखा गया है। लेकिन सभी अभिलेखों की जो भाषा थी वह प्राकृत थी और लिपि अलग अलग थी। लेकिन अधिकांश
ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनको खरोष्ठी, अरमेइक और ग्रीक या यूनानी में लिखा गया है। यह निर्भर करता था कि जहां उस अभिलेख को लगाया जा रहा है उस क्षेत्र के लोग किस लिपि को समझते हैं। तो लोगों के अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने के आधार पर अभिलेख को शायद लगाया जाता था। जैसे सारेकुना जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, वहां दो भाषी लोग रहा करते थे, दो प्रकार के लिपि को जानने वाले लोग रहा करते थे। अतः वहां जो अभिलेख है सारेकुना में, वहां पर दो भाषाओं वाला अभिलेख मिला है, मतलब यूनानी लिपि में भी और खरोष्टी लिपि में भी लिखा गया अभिलेख मिला है। अशोक के इन अभिलेखों में जो सबसे लंबा स्तंभ लेख है वह सारनाथ का है। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, और इसी के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाकर चारों दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है, जो आज भारत का राज्य चिन्ह बना हुआ है। तो अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ लेख है वह सारनाथ का है, और जो सबसे छोटा है वह रुमिनदेई का है। धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे।